Hello everyone, welcome to Make My Exam. This is Dr. Deepak Yadav again. So in the last class we have discussed few important topics like the partition of Bengal, Swadeshi and boycott movement. Okay, so today we are going to discuss different topics relevant for the exam. Like our first topic will be Surat split. Then we'll talk about Morley Minto reforms. After that, we'll discuss two different topics. First one is the Gadar movement and then Home Rule League movement. So today's lecture will be of about four different topics. So moving on to the first topic is Surat split, year 1907. सूरत स्प्लिट क्या है? जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी. आप जानते हो कि मॉडरेट्स चाहते थे कि स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट बंद किया जाए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट उसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे. उसे एक ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट बनाना चाहते थे. तो यहां थोड़ा आइडियोलॉजी का, थोड़ा वे ऑफ वर्किंग, इन सब चीजों का थोड़ा सा डिफरेंस था. थोड़ा नहीं कहूंगा, काफी डिफरेंस था. तो ऐसे में सेशन आया 1905 का. 1905 का एक सेशन आता है. वो सेशन होता है बनारस. इस सेशन के जो प्रेसिडेंट हैं गोखले जी इस सेशन के प्रेसिडेंट थे. तो सबसे पहले जो ये क्लैश था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच, सबसे पहले ये क्लैश, ये लड़ाई खुलकर कब सामने आई? ये खुलकर सामने आई 1905 के बनारस सेशन में. इस सेशन में क्या बात हुई? इस सेशन में जहां एक्सट्रीमिस्ट्स वो चाहते थे कि जो मूवमेंट इन लोगों ने शुरू किया था, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, ये दो मूवमेंट जो शुरू किए गए थे, स्वदेशी मूवमेंट एंड बायकॉट मूवमेंट, इसे बंगाल से बाहर एक ऑल इंडिया लेवल कैरेक्टर देना है. तो आउटसाइड बंगाल ये चाहते थे कि ये मूवमेंट बढ़े आगे, आउटसाइड बंगाल. जबकि मॉडरेट्स का ये मानना था कि इस मूवमेंट को हमें बंद करना है. इस मूवमेंट को वो बंद करना चाहते थे, स्टॉप द मूवमेंट इवन इनसाइड बंगाल, कि इस मूवमेंट को देश में फैलाने की बजाय आपको इस मूवमेंट को बंगाल में भी बंद करना है. ऐसी सोच मॉडरेट्स की क्यों थी, बात करेंगे हम आगे. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच जो सबसे बड़ी लड़ाई देखने को मिली, वो मिलती है 1905 के बनारस सेशन में, जहां गोखले जी प्रेसिडेंट थे. और यहां पर पहली बार इन दोनों फैक्शंस के बीच एक बड़ी दरार देखने को मिली. इसी तरह से अगला सेशन आता है हमारा. नेक्स्ट सेशन हुआ 1906 का सेशन, जिसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं. आपको याद होगा, स्वराज मैंने बात की थी. स्वराज की दादा भाई नारोजी इसके प्रेसिडेंट बने थे. कैलकाटा में यह सेशन हुआ था. तो 1906 का सेशन आता है, 1906 का कैलकाटा सेशन आता है. कैलकाटा सेशन आता है. यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात थी, एक्सट्रीमिस्ट, मैं एक्सट्रीमिस्ट को इस तरह ई से डिनोट करूंगा और मॉडरेट्स को सर्कल में एम. तो एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे, उनका मानना था कि हमें ये सेशन, इस सेशन में हम चाहते हैं कि तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाए. इस सेशन में तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाए. ये सेशन स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को आगे बढ़ाए. जबकि मॉडरेट्स ने क्या किया? मॉडरेट्स ने इस सेशन में प्रेसिडेंट बनाया दादा भाई नारोजी को. अब दादा भाई नारोजी के प्रेसिडेंट बनने से एक्सट्रीमिस्ट इस चीज का विरोध नहीं कर पाए. रेस्पेक्ट करते थे दादा भाई नारोजी का. तो इसलिए एक्सट्रीमिस्ट यहां तो कुछ नहीं बोल पाए. प्लस यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई. जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया, यहां पर वर्ड मेंशन किया गया स्वराज. 1906 सेशन में एक वर्ड मेंशन किया गया स्वराज. जाहिर सी बात है एक्सट्रीमिस्ट खुश हुए. दूसरी चीज जो यहां इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया. इस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट एंड
नेशनल एजुकेशन, इन सबके लिए इस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, स्वराज वर्ड मेंशन किया गया और नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया गया। जाहिर सी बात है ये सारी वो चीजें हैं जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे। तो हालांकि 1906 के सेशन में एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो चाहते थे कि तिलक वहां पर प्रेसिडेंट बने, वो नहीं बन पाए, लेकिन दादा भाई नारोजी के बनने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई इस सेशन में जिससे कि एक्सट्रीमिस्ट खुश हो गए। दे वर एंथुजियास्टिक, दे वर फुल ऑफ एंथुजियाज्म कि हम जो चाहते थे वो काम कांग्रेस कर रही है। और इस सेशन के बाद वो इतने कॉन्फिडेंस से भर गए, इतने एंथुजियास्टिक हो गए कि उन्होंने जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था काउंसिल को बाइकआउट करना है, स्कूल, गवर्नमेंट, कॉलेजेस, काउंसिल, म्युनिसिपैलिटी, इन सबको बाइकआउट करने की जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था, इस सबको बाइकआउट करने का, उसे और तेज कर दिया। यहां पर वो स्कूल, कॉलेजेस, कौन से, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कोर्ट्स और ऐसी और एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, उन सबका उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया और तेजी से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने लगे और पैसिव रेजिस्टेंस की बात करने लगे। मतलब इस सेशन के 1906 सेशन होने के बाद एक्सट्रीमिस्ट की हिम्मत बढ़ने लगी। लेकिन एक तरफ जहां एक्सट्रीमिस्ट की हिम्मत बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ मॉडरेट्स इस बात से नाराज थे। मॉडरेट्स का कहना था कि हमें ये रेजोल्यूशन आगे नहीं बढ़ाना है, हमें ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ाना है, बिकॉज मॉडरेट्स क्या चाहते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मॉडरेट्स की मांग क्या थी। मॉडरेट्स चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, काउंसिल में रिफॉर्म। वो चाहते थे कि हमारी भी काउंसिल में एंट्री हो, वी शुड ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उनका ऐसा मानना था कि इफ वी वुड एसोसिएट विद एक्सट्रीमिस्ट इन दिस प्रोपेगेंडा दैट वुड अनॉय ब्रिटिशर्स। अगर हम ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे एंटी इंपीरियलिस्टिक एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, अगर हम भी इनके साथ इस एजेंडा में आगे बढ़ेंगे तो ब्रिटिशर्स नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो हमें काउंसिल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो इस मूवमेंट से अलग होना चाहते थे। तो 1905 से लेकर 1906 तक एक उतार चढ़ाव देखने को मिला, जहां पर कि कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो थे उनके बीच जो एक डिफरेंस था, उनकी आइडियोलॉजी में उनके बीच की जो खाई थी वो बढ़ने लगी। इसके बाद एक ऐतिहासिक सेशन आता है 1907 का, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पर कि एक बहुत बड़ी चीज हुई, स्प्लिट इन द कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी वहां पर टूट गई। 1907 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। 1907 का सूरत सेशन, जहां पर कांग्रेस टूट गई, एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस को छोड़कर चले गए। तो कैसे हुआ? 1907 सूरत सेशन, 1907 का सूरत सेशन। इस सेशन में हुआ क्या? एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि यह सेशन हो नागपुर में। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे यह सेशन नागपुर में हो और तिलक प्रेसिडेंट बने। वो तिलक को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे ताकि तिलक प्रेसिडेंट बने, उनका स्वदेशी और बाइकॉट प्रोपेगेंडा और तेजी से आगे बढ़े। लेकिन मॉडरेट्स चाहते थे कि यह सेशन सूरत में हो ताकि तिलक इस सेशन में प्रेसिडेंट ना बन पाए। सो द रीजन वाज देयर वाज अ रूल दैट द लीडर हु बिलोंग्स टू द होस्ट प्रोविंस कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। मतलब जिस शहर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा है, वहां का लोकल लीडर, वहां का लीडर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। मतलब अगर आपको किसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में लीडर बनना, प्रेसिडेंट बनना है, तो आप उस शहर के नहीं होने चाहिए। अब क्योंकि सूरत वाज द होम टाउन ऑफ तिलक, सूरत वाज द होम प्रोविंस ऑफ तिलक, ऐसे में मॉडरेट्स ने जानबूझकर यह सेशन सूरत में रखवाया ताकि तिलक प्रेसिडेंट ना बन सके। क्यों? अगर तिलक प्रेसिडेंट बनेंगे तो अगेन स्वदेशी एंड बाइकॉट प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएंगे एंड दैट विल अनॉय ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स विल नॉट कंसीडर द बेसिक डिमांड ऑफ मॉडरेट्स, दैट इज काउंसिल में एंट्री, उनकी रिफॉर्म इन द काउंसिल। तो इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये सेशन रखवाया सूरत में। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि सूरत सेशन में हु वाज द प्रेसिडेंट? रास बिहारी घोष, he was the president in the Surat session. Now
सूरत सेशन में कांग्रेस ने, मॉडरेट्स ने कोशिश की कि किसी तरह से स्वदेशी और बायकॉट प्रोपेगेंडा को हम अपने एजेंडा से हटाएं। नेशनल एजुकेशन की जो बात हो रही थी, इसको लेकर जो रेजोल्यूशन पास किया गया था 1906 में, मॉडरेट्स चाहते थे ये सारी चीजें खत्म। तो फाइनली जब एक्सट्रीमिस्ट को ये बात पता चली कि सेशन सूरत में रखा गया है ताकि तिलक इसके प्रेसिडेंट ना बन सके, वो नाराज हुए, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और क्योंकि 1907 सेशन में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस पार्टी टूट गई, दैट्स व्हाई सूरत स्प्लिट। इसको हम कहते हैं सूरत सेशन या फिर सूरत स्प्लिट। अब जब 1907 के सेशन में कांग्रेस पार्टी टूट गई, एक्सट्रीमिस्ट इसे छोड़ के चले गए, तो उसके बाद 1908 से लेकर अगले आने वाले 5-6 सालों तक, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ मॉडरेट्स रह गए और एक्सट्रीमिस्ट के जाने से ये मॉडरेट्स ने एक जो बेस था, यूथ का जो बेस था, यूथ का जो सपोर्ट था, वो ज्यादातर एक्सट्रीमिस्ट के साथ था। कांग्रेस को ये सपोर्ट मिला नहीं, ज्यादा कुछ खास भारत के इस आंदोलन में आगे कुछ हो नहीं पाया और अगले 5 से 6 साल तक इंडियन नेशनल मूवमेंट एक डिक्लाइनिंग फेज में चला गया। तिलक को जेल भेज दिया गया, तिलक वॉज सेंट टू जेल। कहां भेजा गया इन्हें? बर्मा। लेटर ही वॉज रिलीज इन द ईयर 1914। और जब तिलक जेल से रिलीज हुए, जब जेल से उन्हें छोड़ा गया, तब जाकर नेशनल मूवमेंट में थोड़ी सी जान आई। तिलक और एनी बेसेंट किस तरह से मिलकर नेशनल मूवमेंट को फिर आगे बढ़ाते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये फिलहाल हमारा टॉपिक है सूरत स्प्लिट। तो इस टॉपिक में मैं 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि जब एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस को छोड़ के गए तो एक पॉपुलर जो यूथ सपोर्ट था वो कांग्रेस ने खो दिया, लेकिन इसके अलावा कुछ और वजह भी थी जिनकी वजह से हमारा नेशनल मूवमेंट एक डिक्लाइनिंग फेज में चला गया। उनमें से एक बहुत बड़ी वजह थी गवर्नमेंट का रिप्रेसिव मोड। गवर्नमेंट बहुत सख्ती से पेश आई। सरकार ने 1907 से 1910 के लगभग 1911 के बीच, 1907 से 1911 के बीच कुछ एक्ट्स पास किए भारत की आवाज को दबाने के लिए, जिनमें से इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट, इंडियन न्यूज़पेपर्स एक्ट एंड इंडियन प्रेस एक्ट। ये कुछ ऐसे कानून ब्रिटिश सरकार ने पास किए जिसकी वजह से उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से भारत की आजादी के, भारत के इस आंदोलन को, भारत के इस नेशनल मूवमेंट को हम किसी तरह दबा सकें। सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट, जहां पर भी उन्हें लगेगा कि कोई भी इंडियन अगर सरकार के खिलाफ कोई ऐसी बात बोल रहा है, कोई सरकार के खिलाफ जहर भर रहा है पब्लिक में, तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, वो अखबार जो ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट लिखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडियन प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ ऐसे एक्ट पास किए गए जहां पर कोशिश की गई कि भारत के इस आंदोलन पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा एक और बड़ा रीजन रहा कि हमारे कुछ एक्टिव लीडर्स, उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया, जैसे कि अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल। पिछले लेक्चर में मैं इन दोनों नामों का जिक्र कर चुका हूं कि कैसे इन दोनों ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। तो ये कुछ वजह बनी जिनकी वजह से हमारा नेशनल मूवमेंट एक डिक्लाइनिंग फेज में चला गया सूरत स्प्लिट के बाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को लेकर। अब हम इस कानून को इवैल्यूएट करेंगे कि एक्चुअली इस कानून ने क्या किया। देखिए, एक तरफ हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मतलब इंडियंस को एंट्री मिले वाइसरॉय की काउंसिल में, दोनों जगह, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल काउंसिल में भी। आपने वो बात की, इलेक्टेड मेंबर्स का नंबर बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ मेजॉरिटी आपने अभी भी नॉन इलेक्टेड की रखी, गलत बात। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की मुसलमानों को। आप सीधा सीधा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना चाहते हो, मुसलमानों और हिंदुओं को अलग कर रहे हो, खास करके मुस्लिम्स को इंडिया के नेशनल मूवमेंट से अलग करना चाहते हो ताकि वो कमजोर पड़े। लेजिस्लेटिव की पावर बढ़ाई गई, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लॉर्ड मिंटो कभी नहीं चाहते थे कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, जवाब देना पड़े, वो कभी नहीं चाहते थे। ऐसे में एक जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने को मिलती है वो ये है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और इसीलिए, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने इस चीज को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, इसीलिए लॉर्ड मिंटो इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया।
फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? लॉर्ड मिंटो। ओके, दूसरी चीज, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसकी हम बात कर चुके हैं, पीपल वर डिससैटिस्फाइड विद द रिफॉर्म। तो दो इंपॉर्टेंट वजह, होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्टेड ड्यू टू, इट वाज एक्चुअली अ रिस्पांस ऑफ इंडियंस टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी एक्सपेंडिचर आएगा उसका बर्डन हमारे ऊपर आएगा, प्लस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से दे वर डिससैटिस्फाइड, इसलिए ये मूवमेंट शुरू किया गया आयरिश लाइंस पर। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक इसके मेन लीडर थे। अब यहां पर एनी बेसेंट ने किस चीज की डिमांड की? शी डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट, शी डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। और इस प्रोपेगेंडा को उन्होंने आगे कैसे बढ़ाया? थ्रू न्यूज़पेपर्स। तो दो यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे एनी बेसेंट के, एक का नाम था न्यू इंडिया, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। तो ये दो न्यूज़पेपर आप याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने दोनों न्यूज़पेपर चलाए थे जिसके जरिए वो इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करती थी। तो यहां पर एनी बेसेंट ने ये दो न्यूज़पेपर हैं। उसके बाद बात आती है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इस मूवमेंट के मेन लीडर थे, लेकिन दोनों ने ही अपनी अपनी अलग टीम बनाई। दोनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए अपनी अपनी टीम बनाई। तो सबसे पहले बनती है तिलक की लीग, तिलक्स लीग। ये पहले बनी थी अप्रैल 1916। देन एनी बेसेंट्स लीग, ये बनती है सितंबर 1916 में। तो तिलक की लीग की अगर हम बात करें तो तिलक की लीग एक्टिव थी कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, जबकि एनी बेसेंट की लीग जिसकी पूरे इंडिया में 200 ब्रांचेस थी, ये एक्टिव थी बॉम्बे, मद्रास और बाकी के भारत में, रेस्ट ऑफ इंडिया, बॉम्बे, मद्रास एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो हालांकि दोनों का मूवमेंट सेम था, लेकिन दोनों ने अपनी अलग अलग लीग बनाई, अलग अलग जगह एक्टिव हुए और अपने प्रोपेगेंडा को, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। अब हम बात करेंगे कि तरीका क्या अपनाया गया, कि होम रूल लीग मूवमेंट में क्या क्या तरीका अपनाया गया जिससे कि मूवमेंट आगे बढ़े। बड़े लेवल पर पब्लिक मीटिंग्स हुई, न्यूज़पेपर के जरिए, पैम्फलेट के जरिए, प्लेस के जरिए, रिलीजियस सॉन्ग्स, स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कराए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो कुल मिलाकर एनी बेसेंट ने न्यूज़पेपर, पब्लिक मीटिंग्स और पैम्फलेट का जरिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की और डिमांड की इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? ऑफ कोर्स एज यूजुअल गवर्नमेंट का फिर से वही मोड था, रिप्रेसिव मोड। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि इस मूवमेंट को खत्म किया जा सके। इसके लिए तिलक पर बहुत सारे केसेस लगा दिए गए, स्पेशली सेडिशन के केसेस, और तिलक की एंट्री बैन कर दी गई दिल्ली और पंजाब, दिल्ली एंड पंजाब में तिलक की एंट्री बैन। उसके बाद बात करते हैं बेसेंट, एनी बेसेंट, शी वाज अरेस्टेड एंड देन लेटर रिलीज्ड इन द सेम ईयर, क्योंकि पब्लिक प्रेशर पड़ा काफी, तो एनी बेसेंट को सेम ईयर उनको रिलीज करना पड़ा, पहले अरेस्ट किया फिर रिलीज करना पड़ा। तो इस तरह से हमने आज बात की चार अलग अलग टॉपिक्स की। सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया सूरत स्प्लिट, उसके बाद हमने आज बात की मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की, उसके बाद गदर मूवमेंट की और आखिर में होम रूल लीग मूवमेंट की। अब बात करते हैं इन चार टॉपिक्स पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है सूरत सेशन के ऊपर से, कि सूरत सेशन में हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? रास बिहारी घोष। अगली बात, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वाज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? स्टेटमेंट आ जाएंगे आपके सामने। यहां आपको याद रखने वाली बात है that Lord Minto is also known as the father of communal electorate in India। क्वेश्चन पूछा जाता है who among the following
is also known as the father of communal electorate in India, Lord Minto. Then क्या कहा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट इज एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जिन्हें वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिलती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. उसके बाद अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया तो एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इंपीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई. तो ये कुछ चीजें हैं जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे इन दो टॉपिक्स में से. उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो गदर मूवमेंट है. गदर पार्टी की स्थापना किसने की? सोहन सिंह ने. गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहां था? सैन फ्रांसिस्को. गदर, इनमें से कौन कौन सा तरीका गदर पार्टी अपनाती थी? 3 पॉइंट पर हमने ध्यान दिया था. टू प्रोक्योर आर्म्स, रिवोल्ट, असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स. उसके बाद एक जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो ये है कि गदर मूवमेंट जो इंडिया में शुरू हुआ वो किस वजह से शुरू हुआ, कौन सी घटना थी? 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, उनमें से घटना का जिक्र है कोमागाटा मारू इंसिडेंट्स. उसके बाद हम आते हैं होम रूल लीग मूवमेंट पर, जहां से क्वेश्चन बनता है कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट के लीडर्स कौन थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक. एनी बेसेंट के 2 न्यूज़पेपर का हमने जिक्र किया, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ. उसके बाद आइडियोलॉजी क्या थी? आपको सारी चीजें याद रखनी है कि न्यूज़पेपर, पैम्पलेट के थ्रू, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू, लेक्चर्स वर ऑर्गेनाइज्ड, प्लेज वर ऑर्गेनाइज्ड, रिलीजियस सॉन्ग्स वर प्लेज्ड. इन सब जरियों से ऑर्गेनाइज किया गया इस मूवमेंट को और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की गई. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे आज के 4 टॉपिक से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं. आई होप यू लाइक दिस लेक्चर.